अस्सलामुअलैकुम। दूसरा हिस्सा। दोपहर होने से पहले पहले वो ज्योतिषी के गांव में आ गए। ज्योतिषी बाबा सारंग को अच्छी तरह से जानता था और उसने बूढ़े ज्योतिषी को अपने और सोनाली के बारे में सब कुछ बता रखा था। जब वो सोनाली को साथ लेकर बूढ़े ज्योतिषी के पास आया तो ज्योतिषी ने तेज नजरों से सोनाली को देखा और मुस्कुराकर बोला, सारंग बेटा, मैं समझ गया हूं कि ये कौन है। इस लड़की की पेशानी बता रही है कि ये तेरी बीवी सोनाली है और 5000 बरस से जिंदा चली आ रही है। मारिया बूढ़े ज्योतिषी की क्याफा शनासी से बहुत मुतासिर हुई। उसने रास्ते में ही सारंग और सोनाली को ताकीद कर दी थी कि बूढ़े ज्योतिषी को उसके बारे में कुछ न बताया जाए। चुनाचे सारंग और सोनाली बड़े मोहतात थे। सारंग ने कहा, बाबा, 5000 बरस के बाद मेरी बीवी सोनाली मुझे मिल गई है। अब हमारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। अगर आपने ज्योतिष का हिसाब लगाकर हमें मजीद अपने आप को जिंदा रखने का तरीका ना बताया तो हम दोनों मर जाएंगे और ये बड़ी भयानक मौत होगी, क्योंकि यकलख्त हमारे दांत झड़ जाएंगे और हम बुढ़े खूसट होकर हड्डियों के चूरे में बदल जाएंगे। बूढ़े ज्योतिषी ने अलमारी में से शीशे का ग्लोब निकालकर मेज पर दरमियान में रख दिया और सारंग से कहा, सारंग, इस पर अपनी हथेली रख दो। सारंग ने ऐसा ही किया। बूढ़े ज्योतिषी के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार दिखाई देने लगे। सारंग ने परेशान होकर सवाल किया, बाबा, क्या कोई परेशानी है? बूढ़ा ज्योतिषी बोला, बेटा, अगर 7 दिन के अंदर अंदर तुझे और तेरी बीवी सोनाली को नाग देवता ने डस लिया तो तुम दोनों जिंदा हालत में आज से 5000 साल पुराने जमाने में वापस चले जाओगे। अगर तुम्हें नाग देवता ने ना डसा तो तुम दोनों 8वें रोज एकदम से बूढ़े होकर मर जाओगे और तुम्हारी हड्डियां उसी वक्त खाक बन जाएंगी। सोनाली ने यह सुना तो रोती हुई अपने खामंद से लिपट गई। अब क्या होगा सारंग? नाग देवता हमें कहाँ मिलेगा? सारंग ने ज्योतिषी से पूछा, बाबा, नाग देवता हमें कहाँ मिलेगा? मारिया खामोश खड़ी सब कुछ सुन रही थी। काश उसे मालूम होता कि नाग कहाँ पर है। वो तो खुद नाग की तलाश में थी। ज्योतिषी ने कहा, ये मैं नहीं जानता। तुम्हें नाग देवता को 7 दिनों के अंदर अंदर तलाश करना होगा, नहीं तो तुम दोनों की मौत यकीनी है। ये कहकर उसने शीशे का ग्लोब का दिया बुझा दिया। सारंग और सोनाली वहां से उठकर बाहर आ गए। सोनाली ने मारिया को आवाज दी, मारिया बहन, क्या तुम हमारे पास ही हो? मारिया ने कहा, हाँ सोनाली, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ज्योतिषी ने जो कहा है मैंने सुन लिया है। सारंग कहने लगा, ये नाग देवता हमें कहाँ मिलेगा मारिया बहन? ये तो सांपों का देवता मालूम होता है। मारिया ने गहरा सांस भरकर कहा, सारंग और सोनाली सुनो, मैं नाग देवता की बहन ही हूँ। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। सोनाली ने खुश होकर कहा, फिर तो हम जिंदा रहेंगे। हम वापस अपने जमाने में चले जाएंगे जहां हम सुख चैन से जिंदगी बसर करेंगे। मारिया बोली, यही तो मुश्किल है कि मुझे खुद मालूम नहीं कि नाग देवता इस वक्त कहाँ है। फिर उसने सोनाली और सारंग को नाग के गुम होने की सारी कहानी सुना दी। सारंग कहने लगा, मारिया बहन, तुमने कहा है कि आखिरी आदमी जिसने नाग को देखा तो उस वक्त नाग दरिया की तरफ जा रहा था, तो क्यों ना हम उसे दरिया की तरफ चलकर तलाश करते हैं? मारिया ने कहा, मैं बहुत तलाश कर चुकी हूं। तुम कहते हो तो एक बार फिर कोशिश करके देख लेते हैं। और वो दरिया नील की तरफ चल पड़े। दरिया नील के किनारे वो दूर तक चले गए। मारिया ने सोनाली और सारंग को बताया कि उसे नाग की खुशबू आ जाती है मगर अब नहीं आ रही, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस पर किसी ने तिलिस्म कर दिया हो और ये भी हो सकता है कि उसे यहां से कहीं दूर ले जाया गया हो। सोनाली ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अगर नाग देवता 7 दिनों में ना मिला तो हमारी मौत यकीनी है। आह मारिया बहन, फिर मेरे 5000 बरस तक अपने खावंद के इंतजार का क्या फायदा हुआ? बेहतर था कि मैं दूसरी कनीजों के साथ ही मकबरे में मर जाती। सारंग और मारिया ने सोनाली को तसल्ली दी कि इंसान को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हम नाग देवता की तलाश जारी रखेंगे। दरिया से हटकर वो अहराम की तरफ आ गए, क्योंकि अब सूरज गुरूब हो रहा था और सोनाली ने यही मशवरा दिया था कि उन्हें रात अहराम के पास खुले सहरा में ही गुजारनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रात को नाग देवता का कोई निशान मिल जाए। सोनाली, सारंग और मारिया उसी अहराम के मकबरे में आकर बैठ गए जहां सोनाली ने 5000 साल गुजारे थे। जब रात गहरी हो गई तो मारिया ने कहा, मैं किसी सांप को बुलाकर नाग देवता के बारे में पूछती हूँ। सोनाली ने हैरत के साथ कहा, क्या तुम सांप को बुला सकती हो मारिया बहन? मारिया बोली, क्यों नहीं, अभी तुम्हारे सामने बुलाती हूँ, फिर तुम्हें यकीन भी हो जाएगा कि मैं वाकई नाग देवता की बहन हूँ। और मारिया ने नाग के बताए हुए तरीके से सांप की जुबान में मुंह से हल्की सी सीटी नुमा फुंकार की आवाज निकाली और कहा, अगर इस अहराम में कोई सांप है तो वो मेरे पास आए। मैं नाग देवता की बहन बोल रही हूँ। उस अहराम में एक सियाह फनदार सांप रहता था। उसने ये आवाज सुनी तो फौरन अपने बिल से निकलकर वहां आ गया जहां सोनाली और सारंग बैठे थे।
सांप को मारिया नजर नहीं आ रही थी, मगर उसे नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू जरूर आ रही थी। सारंग और सोनाली डरकर परे हट गए। मारिया ने फौरन कहा, तुम मुझे देख नहीं सकते, मगर तुम्हें नाग देवता की हल्की हल्की खुशबू मेरे जिस्म से जरूर आ गई होगी। एहराम के फनदार सांप ने कहा, हाँ अजीम नाग देवता की बहन, जहां तुम मौजूद हो उस तरफ से मुझे नाग देवता की धीमी खुशबू आ रही है। मुझे हुक्म करो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मारिया ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि नाग देवता इस वक्त कहाँ होगा? वो हमसे बिछड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। फनदार सांप ने चारों तरफ देखा और चारों सिमतों में दूर दूर तक की हवा को सूंघा, मगर उसे किसी तरफ से भी नाग देवता की तेज खुशबू न आई। उसने कहा, नाग देवता की बहन, नाग देवता की खुशबू तो मुझे सिर्फ तुमसे आ रही है और किसी तरफ से नाग देवता की खुशबू नहीं आ रही, जिसका मतलब यही है कि नाग देवता कम से कम मुल्क मिस्र की हदूद के अंदर नहीं है। मारिया ने कहा, क्या वो जमीन के अंदर भी कहीं नहीं होगा? फनदार सांप ने कहा, अजीम नाग देवता की बहन, धरती विशाल है, जमीन इतनी वसी है कि अगर हम दुनिया के सारे सांप मिलकर भी जमीन को टटोलना शुरू करें तो क्यामत तक हम नाग देवता को नहीं पा सकते। हम जमीन के नीचे नाग देवता को उसकी खुशबू ही से पहचान सकते हैं, मगर मैंने देख लिया है कि जमीन के अंदर भी उसकी खुशबू कहीं नहीं है। मारिया ने सांप से कहा, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। जब सांप चला गया तो मारिया ने सांप के साथ जो बातें की थीं वो सब सोनाली और सारंग को बयान कर दी। सारंग भी अब कुछ नाउमीद हो गया। मारिया कहने लगी, सारंग फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता ही रहा है। मेरा भाई नाग बहुत जल्द मुझसे दोबारा मिलेगा। सोनाली ने उदास होकर कहा, मारिया बहन, अगर वो 7 दिन के अंदर ना आया तो हम दोनों मौत के मुंह में चले जाएंगे। मारिया ने उसे तसल्ली दी और कहा कि नाग उससे पहले पहले उनके पास आ जाएगा। मारिया ने उन्हें एहराम के मकबरे में रहने की हदायत की और खुद नाग की तलाश में एक बार फिर शहर की तरफ परवाज कर गई। अब नाग की सुनिए। जब ईसाई जासूस पीटर और उसके साथी डेविस ने नाग को अब्बुल हॉल के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में दफन करके ऊपर एक पुरानी कब्र का कतवा यानी लिखा हुआ पत्थर लगा दिया तो नाग कब्र के अंदर बेहोश पड़ा था। पीटर और जासूस डेविस उसे मुर्दा समझकर दफन करके चले गए थे, मगर नाग मुर्दा नहीं था, वो बेहोश था। जहर ऐसा खतरनाक और तेज था कि उसने नाग के जिस्म को बिल्कुल बेहिस बना दिया था। नाग के होशो हवास खत्म हो गए थे, उसे कुछ पता नहीं रहा था कि वो कहाँ है और उसको दफन कर दिया गया है। वो सारा दिन और सारी रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। अब नाग के जिस्म पर से जहर का असर खत्म होना शुरू हो गया। उसने आंखें खोल दी, देखा कि वो किसी अंधेरी जगह पर जमीन पर लेटा हुआ है। थोड़ी देर बाद अंधेरे में उसे दिखाई देना शुरू हो गया। अब उस पर यह भयानक हकीकत खुली कि उसे कब्र में दफन कर दिया गया है। नाग ने उठने की कोशिश की, मगर वो अपने जिस्म को न हिला सका। जहर का असर सिर्फ इतना ही खत्म हुआ था कि उसके होश हवास वापिस आ गए थे। उसके जिस्म की ताकत अभी वापस नहीं आई थी। नाग ने सांस खींचकर चाहा कि सांप की शक्ल इख्तियार करके वहां से निकल जाए, मगर उसका सांस भी ऊपर को न हो सका। नाग ने आंखें बंद कर ली। अब उसे याद आने लगा कि आखिरी बार उसके कमरे में सिपा सालार का खास नौकर पीटर कमल के फूलों वाला शरबत लेकर आया था और उसने कोई चीज उसके जिस्म में चबोई थी, जिसके बाद नाग बेहोश हो गया था। नाग सिर्फ अपना सर दाएं बाएं हिला सकता था। उसे मारिया का ख्याल आने लगा कि वो उसको कमरे में ना पाकर परेशान भी होगी और उसे ढूंढ भी रही होगी। उसे मालूम ही नहीं कि वो खुदा जाने किस जगह कब्र में पड़ा है। नाग को अंबर, केटी और थ्योसोंग का भी ख्याल आ रहा था। अभी तो उसे ये फिक्र थी कि जिस तरह भी हो कब्र से बाहर निकले, मगर वो बेबस हो चुका था। उसने सांप की आवाज में किसी सांप को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि वो मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकाल सकता। वो सुन जरूर सकता था। उसे खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। फिर उसे अपनी पिंडली पर कोई चीज चलती महसूस हुई। नाग सर हिला सकता था। उसने अंधेरे में एक चूहे को देखा कि वो उसके कुर्ते को एक जगह से कुतर रहा था। फिर ये चूहा फुदक कर नाग की छाती पर आ गया। नाग हाथ हिलाकर उसे हटा नहीं सकता था। चूहा नाग की जेब में दाखिल हो गया। नाग की जेब में रेशमी रुमाल रखा हुआ था। चूहों को रेशम बहुत पसंद होता है। वो जेब के अंदर घुसकर रेशमी रुमाल को कुतरने लगा। फिर रुमाल का छोटा सा टुकड़ा मुंह में लेकर कब्र के सुराख में घुस गया। उस वक्त मारिया फिजा में परवाज करती हुई दरिया के ऊपर से गुजरकर अब्बुल हॉल की तरफ पड़ रही थी। उसने नीचे एक पुराना कब्रिस्तान देखा। वो कब्रिस्तान में उतरकर एक झाड़ी के पास बैठ गई। यहाँ सिवाय कब्रों के और कुछ नहीं था। कब्रें भी बहुत पुरानी थी। मारिया की नजर एक चूहे पर पड़ी जो एक कब्र के सुराख में से निकल रहा था। मारिया उसे देखने लगी। चूहे के मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा था। चूहा उस कपड़े के टुकड़े को एक तरफ बैठकर कुतरने लगा। थोड़ा सा कुतरने के बाद चूहा वापस कब्र में घुस गया। मारिया ने करीब आकर कब्र को देखा। उस पर लिखा था, यहाँ फिरौन का बावर्ची दफन है। मारिया ने दिल में कहा, मेरे खुदा,
ये कब्र तो फिरौनों के जमाने की है और यहाँ किसी फिरौन का बावर्ची दफन है। वो उठकर जाने ही वाली थी कि वही चूहा दोबारा कब्र के सुराख से बाहर निकला। उसके मुंह में कपड़े का एक और टुकड़ा था। मारिया हैरान हुई कि यह चूहा अंदर से कपड़े के टुकड़े काट काट कर कहां से ला रहा है। चूहा मारिया को देख नहीं सकता था, इसलिए बड़े इत्मीनान से कब्र के पास बैठा कपड़े के टुकड़े को कुतर रहा था। मारिया ने गौर से देखा, कपड़े का टुकड़ा रेशमी था। मारिया का जहन एकदम से चौंक उठा। इसी किस्म के रेशमी कपड़े का रुमाल नाक के पास भी हुआ करता था। मारिया ने चूहे के आगे पड़ा हुआ रेशमी कपड़े का टुकड़ा उठा लिया। उसे सूंघा तो उसमें से नाक की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मारिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या नाग इस पुरानी कब्र में है? मारिया ने फौरन ही कब्र के अंदर गोता लगा दिया। क्या देखती है कि सचमुच नाग कब्र के अंधेरे में जमीन पर सीधा पड़ा है। मारिया को नाग ने भी देख लिया, मगर वो बोल नहीं सकता था, न हिलजुल सकता था। मारिया ने तेजी से मिट्टी को इधर उधर हटाया और नाग को उठाकर कब्र से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा दिया। नाग भैया, ये क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? नाग मुस्कुराया, आंखों ही आंखों में, और हाथ से मारिया को बताया कि मैं ना बोल सकता हूँ ना हरकत कर सकता हूँ। मारिया परेशान सी हो गई। उसने देखा कि रेशमी रुमाल नाग की जेब से निकलकर उसके सीने पर पड़ा था। चूहा यहाँ ही से रेशमी रुमाल के टुकड़े काट काट कर बाहर ले जाता था और बाहर बैठकर कुतरता था। मारिया ने कहा, तुम सुन तो सकते हो ना? नाग ने इस बात में सर हिलाया, यानी ऊपर से नीचे, जिसका मतलब होता है कि हाँ, मैं सुन सकता हूँ। मारिया ने नाग को उठाकर कांधे पर डाला और फिजा में परवाज करती सीधी अहराम के अंदर वहां आ गई जहां सारंग और सोनाली बैठे थे। वो मारिया की खुशबू नहीं सूंघ सकते थे। मारिया ने उनके करीब ही जब नाग को लिटाया और अलग हुई तो नाग नजर आने लगा। सारंग और सोनाली ने एक गैर आदमी को वहां अचानक नमूदार होते देखा तो जल्दी से पीछे हट गए। मारिया की आवाज आई, सारंग और सोनाली, तुम खुशकिस्मत हो, तुम जिसे तलाश कर रहे थे वो मिल गया है। सारंग ने हैरानी से पूछा, क्या ये नाग देवता है? हाँ, मारिया ने कहा, यही मेरा भाई नाग देवता है। सोनाली की खुशी की कोई इंतहा न रही, मगर फौरन ही कहने लगी, लेकिन मारिया बहन, ये तो इंसान है, नाग देवता को तो सांप होना चाहिए। मारिया ने कहा, नाग देवता में इतनी ताकत होती है कि वो जब चाहे इंसान और इंसान से सांप बन जाता है। सारंग ने बेताबी से कहा, तो फिर नाग देवता से कहो कि वो सांप बनकर हम दोनों को डस दे। सोनाली परेशानी से बोली, मगर मारिया बहन, नाग देवता तो खामोश पड़ा है, ये तो हरकत भी नहीं करता। मारिया ने सारंग और सोनाली को बताया कि जरूर नाग के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि मैं इसे एक कब्र में से निकाल कर ला रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि नाग को कोई जहरीली चीज पिला दी गई है जिसका अभी तक इस पर असर है। यही वजह है कि इसके दुश्मनों ने इसे मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया। मगर सवाल यह है कि नाग को किसने जहर दिया? नाग तो शाही मेहमान खाने में था। सारंग और सोनाली भी नाग के इर्द गिर्द परेशानी के आलम में बैठ गए, क्योंकि अगर 6 दिन के अंदर अंदर नाग देवता के होश और ताकत वापस नहीं आते और वह सांप बनकर उन्हें डसता नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। मारिया ने कहा, नाग भैया, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें फिर से होश में ले आएंगे। मेरा मतलब है तुम्हारी ताकत तुम्हें बहुत जल्द वापस मिल जाएगी। नाग सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था। सोनाली और सारंग को भी देख रहा था, मगर बोल नहीं सकता था। उसे अभी तक मारिया की खुशबू नहीं आ रही थी। इन लोगों ने उसके जिस्म में कोई बेहद खतरनाक जहर दाखिल कर दिया था, जिसका असर अभी तक बाकी था। ये नाग ही था कि इस जहर से बच गया। अगर उसकी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो अब तक उसका जिस्म गल सड़ चुका होता। सोनाली ने मारिया से कहा, मारिया बहन, जिस मकबरे में मुझे मलका के ताबूत के साथ जिंदा दफन किया गया था, वहां ताबूत के अंदर एक शाही मोहरा भी मलका की लाश के साथ रखा गया था। उस मोहरे की बहुत सी खूबियां हैं। मसलन मैंने सुना है कि इंसान कितना ही बीमार क्यों ना हो, अगर वो मोहरा पानी में डुबोकर पानी बीमार को पिला दिया जाए तो उससे शिफा हो जाती है। सारंग ने भी सोनाली को तायद करते हुए कहा, हाँ मारिया बहन, शाही मोहरा हमेशा मरने वाली मलका की लाश के साथ दफन किया जाता है ताकि अगली दुनिया में मलका बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज किया जा सके। मारिया ने कहा, तो चलो वो मोहरा चलकर निकालते हैं। मारिया ने सोनाली को साथ लिया और मलका के मकबरे में आ गई। ताबूत के ऊपर मलका का मसाले से बना हुआ सा रखा था। लाश ताबूत के अंदर थी। ताबूत को लोहे के किलों से बंद कर दिया गया था। मारिया ने सोनाली से पूछा, शाही मोहरा ताबूत के अंदर किस जगह रखा होगा? सोनाली ने कहा, यह मोहरा आमतौर पर लाश के सरहाने दाएं जानिब सोने की डिब्बिया में बंद करके रखा जाता है। मारिया ने कहा, मैं ताबूत के अंदर जाकर शाही मोहरा लाती हूँ। और मारिया ताबूत के अंदर उतर गई। मारिया ने सरहाने की जानिब देखा। सचमुच वहां सोने की एक छोटी सी डब्बी रखी हुई थी। मारिया ने सोने की डब्बी उठाई और ताबूत से बाहर निकल आई। उसने डब्बी फर्श पर रखी तो सोनाली को डब्बी नजर आई। मारिया ने पूछा, क्या यही वो डब्बी है सोनाली जिसमें शाही मोहरा होता है? हाँ हाँ मारिया, यही डब्बी है, इसे खोलकर देखो, सोनाली ने कहा।
मारिया ने कहा, मुझे खोलने की जरूरत नहीं है। और मारिया ने हाथ डालकर बंद डब्बी में से शाही मोहरा बाहर निकालकर डब्बी के पास ही रख दिया। सोनाली बोली, हाँ मारिया, यही है शाही मोहरा। मारिया ने मोहरा उठा लिया और सोनाली से कहा कि चलो नाग के पास चलते हैं। नाग उसी तरह बेजानी की हालत में जमीन पर पड़ा था। मारिया ने उसे शाही मोहरा दिखाकर कहा, नाग भैया, इस शाही मोहरे का पानी पीने से तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। फिर उसने सोनाली से कहा, तुम और सारंग इसी जगह बैठो, मैं दरिया पर जाकर पानी लाती हूँ। मारिया तेजी से एहराम से निकलकर दरिया की तरफ उड़ गई। वहां कोई पानी लाने का बर्तन नहीं था। मारिया दरिया के साथ दूर तक उड़ती चली गई। एक जगह मिट्टी का प्याला औंधा पड़ा था। मारिया ने उसे उठा लिया, उसमें दरिया नील का पानी भरा और सीधी वापस एहराम में आ गई। शाही मोहरे को उसमें डाला और प्याला जमीन पर रख दिया। फिर सोनाली से कहा, सोनाली, नाग भैया को यह पानी पिला दो, वो खुद नहीं पी सकता। नाग ने मुंह खोल दिया और सोनाली थोड़ा थोड़ा पानी नाग के मुंह में डालने लगी। नाग ने थोड़ा सा पानी पिया तो उसको अपने जिस्म में गर्म खून की रौ दौड़ती महसूस हुई। उसकी तवानाई वापस आ गई थी। वो उठकर बैठ गया। उसे मारिया की खुशबू भी आने लगी थी। मारिया को भी नाग की खुशबू आने लगी थी। नाग ने खुशी से कहा, मारिया, खुदा का शुक्र है कि मैं जिंदा हालत में तुमसे दोबारा मिल सका। मारिया ने कहा, नाग भैया, शुक्र तो खुदा का मुझे अदा करना चाहिए। मैं नाउमीद तो नहीं हुई थी, मगर तुम्हारे बारे में परेशान जरूर थी। नाग ने सोनाली और सारंग की तरफ इशारा करके कहा, ये कौन है? मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये सोनाली और सारंग हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। सोनाली और सारंग की सारी दास्तान मारिया ने नाग को सुना डाली। नाग ने हैरान होकर पूछा, सोनाली और सारंग, क्या तुम मेरे डसने से अपनी पुरानी दुनिया में वापस चले जाओगे? सोनाली ने कहा, हाँ नाग भैया, अगर तुम हमें 6 दिन और ना मिलते तो हमारी मौत यकीनी थी। सारंग ने नाग का हाथ थाम लिया और बोला, यह हमारी खुशकिस्मती है कि पहले मारिया बहन सोनाली को मिली और उसने सोनाली को हजारों साल से बंद मकबरे से निकाला। और फिर दूसरी खुशकिस्मती ये हुई कि तुम हमें मिल गए और तुम अच्छे भी हो गए। अब खुदा के लिए हमें सांप बनकर फौरन डस दो ताकि हम वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएं और वहां कुदरती जिंदगी बसर करने के बाद कुदरती मौत मरें। मारी ने कहा, हाँ नाग भैया, सोनाली और सारंग को डस दो। अगर देर हो गई तो हो सकता है इन दोनों पर कोई और आफत न टूट पड़े। नाग मुस्कुरा कर बोला, तुम पहले इंसान हो जो मुझे डसने पर मजबूर कर रही हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर नाग ने सांस अंदर को खींचा और जब छोड़ा तो सोनाली और नाग ये देखकर दंग रह गए कि वहां नाग की जगह एक स्याह सांप फन उठाए कुंडली मारे बैठा उनकी तरफ अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। सोनाली तो डरकर सारंग के पीछे हो गई, कहीं मैं मर ना जाऊं सांप के काटने से, वो डर कर बोली। सारंग भी कुछ खौफजदा था मगर हौसला करके बोला, नहीं सोनाली, हमारे बुजुर्गों के कहने के मुताबिक हमारा इलाज देवता के डसने से ही है। नाग देवता का जहर हमें इस वक्त की मौत से बचा लेगा और हम वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे जहां हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करेंगे। मारिया कहने लगी, सोनाली, तुम तो खुद नाग देवता से डसवाना चाहती थी, अब क्यों डर रही हो? सोनाली ने कहा, कुदरती तौर पर सांप से डर लगता है, मगर नहीं, मैं तैयार हूं। नाग भैया मुझे डस दो। ये कहकर सोनाली ने अपना बाजू आगे कर दिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नाग ने अपना मुंह सोनाली के बाजू पर रखकर उसे डस दिया। सांप का जहर सोनाली के जिस्म में दाखिल हो गया। उसके मुंह से सी की हल्की सी आवाज निकली। उसने जल्दी से बाजू पीछे कर लिया। मारिया ने सारंग से कहा, सारंग भैया, अब तुम बाजू आगे करो। सारंग ने भी अपना बाजू नाग की तरफ बढ़ा दिया। नाग ने उसे भी डस दिया। सारंग ने बाजू वहीं रहने दिया। सोनाली और सारंग को अपने जिस्म में गर्म लहर दौड़ती महसूस हुई। नाग फौरन इंसान की शक्ल में आ गया और बोला, सोनाली और सारंग, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? सोनाली और सारंग ने कहा कि हमें नींद बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, सिर्फ जिस्म थोड़ा सा गर्म हो गया है। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, बस फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे जहर ने तुम्हें बचा लिया है। मारिया ने पूछा, सारंग, तुम लोग अपनी दुनिया में वापस किस तरह जाओगे? सारंग और सोनाली ने हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए। यूं लग रहा था जैसे उन्हें मारिया और नाग की मौजूदगी का बिल्कुल एहसास नहीं रहा। फिर एहराम की दीवार एक जगह से शक हो गई। नाग और मारिया उस तरफ देखने लगे जहां दीवार शक हुई थी। वहां दूसरी तरफ मारिया और नाग ने एक अजीब मंजर देखा। क्या देखते हैं कि 5000 बरस पहले के मिस्र का एक बाजार है जिसमें लोग घोड़ों और रथों पर सवार आ जा रही हैं। औरतें सरों पर पानी की सुराइयां उठाए कदीम मिस्री लिबास में मलबूस चली जा रही हैं। घरों के आगे साइबान लगे हैं। 5000 बरस पहले के बच्चे बाजार में खेल रहे हैं। सोनाली ने नाग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने कहा, नाग भैया, मारिया बहन, हम तुम लोगों का एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ये हमारा 5000 साल पहले का शहर थीब्स है। हम इसी शहर में रहते थे। हम वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं।
खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मारिया ने कहा, सोनाली, क्या दोबारा भी कभी तुमसे मुलाकात होगी? सोनाली ने कहा, यह तो खुदा ही बेहतर जानता है। हाँ, शाही मोहरा मलका के ताबूत में वापस रखाना, ये मलका की अमानत है। इतना कहकर सारंग और सोनाली दोनों दीवार के सुराख में से दूसरी तरफ छलांग लगा गए। फिर नाग और मारिया ने आगे बढ़कर देखा कि दोनों थीब्स के बाजार में खुशी खुशी एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चले जा रही हैं। मारिया ने उन्हें आवाज दी, सारंग और सोनाली, खुदा हाफिज, हमेशा खुश रहो। मगर सोनाली और सारंग ने मुड़कर न देखा। मारिया की आवाज उन तक नहीं पहुंच सकी थी। नाग ने कहा, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकेंगे मारिया। इसके साथ ही एक हल्की सी आवाज के साथ दीवार आपस में मिल गई और सुराख बंद हो गया। नाग ने कहा, ये लोग अपनी दुनिया में वापस पहुंच गए हैं। अब ये शाही मोहरा मलका के ताबूत में रखाओ और मलका का शुक्रिया अदा करना। मैं इसी जगह बैठा हूँ। मारिया ने प्याले में रखा हुआ शाही मोहरा उठाया और मलका के मकबरे में आ गई। उसने शाही मोहरे को मलका के ताबूत में सोने की डब्बी में बंद करके रखा और कहा, नेक दिल मलका, तुम्हारा शुक्रिया। मलका की लाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसकी आंखें जरा सी खुली और खुश्क आवाज बुलंद हुई, तुमने मेरी कनीज को वापस अपनी दुनिया में भेजकर नेक काम किया है। मरने वाला अपने साथ किसी को नहीं ले जाता, सिर्फ उसके अमल ही उसके साथ जाते हैं। अच्छे अमल उसे जन्नत में और बुरे अमल उसे दोजख में ले जाते हैं। मारिया ने कहा, नेक दिल मलका मिस्र, तुमने दानाई की बात की है। मलका की लाश ने खुश्क आवाज में कहा, मैं अभी तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन एक बिछड़ी हुई बीवी को उसके खामद के साथ उसकी दुनिया में वापस पहुंचाने के बाद शायद खुदा मेरे गुनाह बख्श दे और मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अब तुम जाओ, इससे ज्यादा मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। मलका की लाश की आंखें बंद हो गईं। मारिया ताबूत से निकलकर सीधी नाग के पास आई और उसे मलका की गुफ्तगू सुनाई। नाग बोला, मरने के बाद इंसान की आंखों के सामने से पर्दे उठ जाते हैं। उसे मालूम हो जाता है कि हकीकत में खुदा की जाते पाक ही तमाम जमीनों और आसमानों की मालिक है और वही इबादत के लायक है। मलका मिस्र पर भी मरने के बाद ये राज खुल गया कि उसके साथ जो गुलाम और कनीजें जिंदा दफन कर दी गई थीं, वो उसके साथ एक कदम भी आगे नहीं चल सकती थीं। हकीकत में मलका के अमाल ही उसके साथ थे और उन्हीं पर मलका की रूह की बख्शिश का इन्हसार था। मारिया बोली, अल्लाह पाक हमारे गुनाह मुआफ करे। इंसान को दुनिया में वाकई नेक काम करने चाहिए, बुराई से बचना चाहिए, अपने दिल में कभी बुरा ख्याल नहीं लाना चाहिए, हर एक के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहना चाहिए। सिर्फ ऐसा करने से ही इंसान की निजात हो सकती है। नाग बोला, चलो हम भी वापस शहर चलते हैं। मारिया ने किसी कदर चौंक कर कहा, अरे नाग भैया, मैंने तुमसे तो ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें कब्र में किसने दफन किया था, तुम्हारे साथ क्या गुजरी थी। नाग ने कहा, यहाँ से बाहर निकलकर बताता हूँ। वो दोनों एहराम की राहदारी से निकलकर बाहर आ गई। नाग बोला, तुमने भी मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम मेरी कब्र तक कैसे पहुंची दोबारा। वो दोनों बातें करते अबुल हॉल वाले कब्रिस्तान में पहुंच गए। मारिया ने उसे सारा वाकया सुनाया कि किस तरह एक चूहा कब्र में से बाहर निकला तो उसके मुंह में रेशमी रुमाल का टुकड़ा था जिसमें से नाग की हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो दोनों बातें करते उस कब्र पर आ गए जिसके अंदर नाग को दफन किया गया था और जिसके ऊपर कतबे पर लिखा था, यहाँ फिरौन का बावर्ची दफन है। नाग हंसकर बोला, वो कमबख्त ये किसी दूसरी कब्र का कतबा उखाड़कर मेरी कब्र पर लगा गया होगा। मारिया ने पूछा, वो कौन था नाग? क्या तुम्हें किसी ने जहर दिया था? मुझे खुदा के लिए सब कुछ बताओ। फिर नाग ने मारिया को बताया कि किस तरह शाही मेहमान खाने में सिपा सलार का खास मुलाजिम पीटर कमल का शरबत लेकर उसके कमरे में आया और फिर उसके पीछे की तरफ आकर उसने एक जहरीली सुई उसकी गर्दन में चबो दी। मारिया, वो कोई बहुत ही मुहलिक, बहुत ही खतरनाक जहर था जिसने मेरे जिस्म में दाखिल होते ही मुझे बेहिस कर दिया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो वो कभी जिंदा न बचता। इसके बाद वो मेरी लाश को सुरंग में से निकालकर यहाँ ले आए। मारिया ने कहा, जब ही सुरंग में तुम्हारी हल्की हल्की खुशबू बाकी थी। मगर दूसरा कौन था? नाग बोला, दूसरा कोई पीटर का साथी था। दोनों असल में ईसाई जासूस हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के महल में मुसलमानों के नाम से रहकर जासूसी कर रही हैं। मारिया बोली, हमें उन्हें इस भयानक जुर्म की सजा देनी चाहिए। नाग ने कहा, चलो हम वापस सिपा सालार के मेहमान खाने में चलते हैं। मारिया और नाग वहां से उठे और काहिरा शहर की तरफ रवाना हो गए। दरिया नील पार करके वो शाही महल के सामने वाले बाग में आकर रुक गए। यहाँ नाग ने मारिया से कहा, हमें गायब होकर शाही मेहमान खाने में जाना होगा ताकि हम ये देख सकें कि सिपा सलार का नौकर पीटर, जो वहां अब्दुल के नाम से मशहूर है, किस साजिश में मसरूफ है। मारिया ने कहा, ऐसा ही होगा। नाग सांप बन गया। मारिया ने उसे अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। नाग गायब हो गया।
मारिया नाग को साथ लेकर शाही महल की तरफ आ गई। शाही मेहमान खाने का वो कमरा खाली था जिसमें नाग को जहरीली सुई चुभोई गई थी। मारिया ने नाग से कहा, यहाँ तो कोई नहीं है नाग। नाग बोला, चलो महल में चलकर देखते हैं कि वो जासूस पीटर कहाँ है और क्या कर रहा है। मारिया परवाज करके सिपा सालार के महल की तरफ चली। सिपा सालार अपने कमरे में नहीं था। पहरेदार चारों तरफ खड़े थे। लगता था कि सिपा सालार आने ही वाला है। नाग ने मारिया को सरगोशी में कहा, मारिया महल के बाग में चलो। मारिया 1 सेकंड में उड़ान भरकर महल के बाग में आ गई। नाग ने कहा, मैं इंसानी शक्ल में सिपा सालार के पास जाऊंगा, तुम मेरे साथ रहना। मैं देखना चाहता हूं कि उसका मुलाजिम और दुश्मन का जासूस पीटर उर्फ अब्दुल मुझे देखकर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। मारिया ने सोचकर कहा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? नाग बोला, मैं समझता हूं कि हम में से किसी एक को जाहिर होकर सिपा सालार के साथ रहना चाहिए और मैं ही जाहिर हालत में वहां रह सकता हूं। तुम गैबी हालत में मेरे साथ ही होगी। मारिया ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने नाग को कलाई में से उतारकर जमीन पर रख दिया। नाग ने फुंकार मारी और इंसानी शक्ल में आ गया। फिर वो सिपा सालार के महल की तरफ चल पड़ा। मारिया उसके साथ साथ थी। नाग को मारिया की खुशबू आ रही थी। उस वक्त सिपा सालार महल में आ चुका था। उसने नाग को देखा तो लपककर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, हमारे मुअज्जिज मेहमान नाग, तुम कहाँ चले गए थे? मलका आलिया भी कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। हकीकत यह है कि तुमने रिचर्ड के महल से मलका जलाला और उनके बच्चों को निकालकर बहुत बड़ा काम किया है। बताओ तुम कहाँ थे? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं दरिया की सैर को निकल गया था। आगे जाकर सहरा में रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ। सिपा सालार बोला, अल्लाह ताला का शुक्र है कि तुम सहरा से जिंदा वापस आ गई। अब तुम कहीं मत जाना। सुल्तान अयूबी शाम से वापस मिस्र आने वाले हैं। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। चलो पहले मलका आलिया, मलका जलाला से मिल लो। वो कई बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं। सिपा सालार ने नाग को साथ लिया और मलका जलाला के शाही महल में आ गया। मलका ने नाग को देखा तो बहुत खुश हुई। उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बरादरे मोहतरम नाग, तुम कहाँ चले गए थे? खैरियत से तो थे ना? नाग ने वही सहरा में भूल जाने वाली कहानी वहां भी दोहरा दी। मलका जलाला ने कहा, अभी तुम शाही मेहमान खाने में ही ठहरो। सुल्तान अयूबी 2-1 रोज में मिस्र आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे जरूर मिलो। नाग बोला, इस्लाम के उस बहादुर मुजाहिद से मिलकर किसको खुशी नहीं होगी, बल्कि मैं तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मलका जलाला ने सिपा सालार से कहा, मोहतरम सिपा सालार, हमारे मुअज्जिज मेहमान को इज्जत और एहतराम से रखिएगा। सिपा सालार ने ताजीम बजा लाते हुए कहा, मेहमान की इज्जत हमारा फर्ज है मलका साहिबा। और नाग को साथ लेकर शाही मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। जब नाग अपनी शाही मेहमान खाने वाले कमरे के पास पहुंचा तो सामने से सिपा सालार का खास नौकर पीटर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक चांदी का थाल था जिसमें मशरूब के प्याले रखे थे। उनमें फलों का रस भरा हुआ था। जो ही पीटर की निगाह नाग पर पड़ी, उसके हाथ से थाल नीचे गिर पड़ा। वो दम बखुद होकर रह गया। सिपा सालार ने उसकी तरफ देखा और डांट कर कहा, क्या हो गया है तुम्हें अब्दुल? तुम अपने होश में हो के नहीं? अब्दुल यानी पीटर ने अदब से सर झुका दिया और बोला, गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिएगा। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, शायद आपका खादिम खास किसी को देखकर डर गया है। मेरा मतलब है किसी मुर्दा आदमी के भूत को देखकर। क्यों अब्दुल? अब्दुल का रंग उड़ चुका था। वो तो डेविस के साथ नाग को अपने हाथों कब्र में दफन करके आया था। फिर ये शख्स जिंदा सलामत कब्र से कैसे बाहर निकल आया? उसने बौखलाहट में कहा, ऐसी बात तो नहीं है हुजूर, मेरा पांव खिसक गया था। और वह झुककर चांदी के प्याले इकट्ठे करने लगा। सिपा सालार ने नाग से कहा, बरादरे मोहतरम नाग, आपके वापस आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आप आराम कीजिए। इंशाअल्लाह 2-1 रोज में सुल्तान मुअज्जम काहिरा पहुंचने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें दरबार में उनके हजूर पेश करूं ताकि तुम उन्हें यरूशलेम में रिचर्ड की फौजों के बारे में कुछ बता सको, क्योंकि तुम उन्हें देख कर आ रहे हो। नाग ने कहा, मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मिलकर बहुत खुशी होगी जनाब। मैं उस रोज का इंतजार करूंगा। सिपा सालार ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अब तुम कहीं फिर किसी तरफ न निकल जाना, शाही मेहमान खाने में ही रहना। नाग बोला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिपा सालार से रुखसत लेकर नाग वापस अपने मेहमान खाने की तरफ चल पड़ा। मारिया उसके साथ थी। नाग ने कहा, पीटर मुझे देखकर किस कदर दहशत ज़दा हो गया था। मारिया बोली, जब एक आदमी उस शख्स को जिंदा देख ले जिसको उसने अपने हाथों कब्र में दफन किया हो तो उसे तो दहशत ज़दा होना ही है। मगर नाग, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। वो अपने साथी जासूस के साथ मिलकर तुम पर दोबारा हमला करेगा। नाग ने फिक्रमंद होकर कहा, मुझे खतरा है कि कहीं ये दोनों जासूस पीटर और डेविस सुल्तान मुअज्जम की फौजी हिकमत अमली को नुकसान न पहुंचा दें। डेविस मुझे पीटर से ज्यादा खतरनाक लगता है। मारिया ने कहा, मगर डेविस तो शाही महल से बाहर है और काहिरा के बाजार में कारोबार करता है। नाग बोला,
ऐसे लोग इसलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनका वास्ता आम लोगों से होता है और वह बड़ी आसानी से कोई न कोई अफवाह फैलाकर सुल्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि किसी वबा की अफवाह वबा से ज्यादा हलाकत खेज होती है। मारिया कहने लगी, तो फिर इसका एक ही इलाज है कि हम दोनों मुल्क के दुश्मन जासूसों को हमेशा के लिए खत्म कर दें। यह हमारा कौमी फर्ज भी है। नाग ने कहा, नहीं, मैं चाहता था कि उनका पीछा करके उनके बाकी साथियों का भी खोज लगाया जाए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उन दोनों के अलावा दूसरे जासूस भी महल में काम कर रहे हों और इनका उन जासूसों से राब्ता हो। मारिया और नाग इसी तरह बातें करते अपने कमरे में आ गए। वो जानता था कि जासूस पीटर अब अकेला नाग के कमरे में नहीं आएगा। नाग को खुद उसका ताकुब और उसकी निगरानी करनी होगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि उनके राब्ते कहाँ कहाँ और दरबार में किस किस के साथ हैं। नाग ने मारिया की ड्यूटीज काम पर लगा दी। मारिया ने नाग से कहा कि मैं पीटर की निगरानी के लिए जाती हूँ, तुम अपनी हिफाजत करना। ये कहकर मारिया सिपा सालार के महल की तरफ उड़ गई, क्योंकि जासूस पीटर वहीं काम करता था।